दोस्तों नमस्कार। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आज का मॉडल पेपर नंबर 6 में भी इसके बाद कोई नया मॉडल पेपर अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब समय जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब बारी है रिवीजन की। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आप लोग जितना भी समय बचा है मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन में दीजिए। अभी तक कुल मिला के 6 मॉडल पेपर करवाए गए हैं। तो ये जो 6 मॉडल पेपर हैं इनका तीव्र गति से एक बार आप लोग 1.2x पे चला के सारी वीडियोज़ दोबारा से देख लीजिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर की अगर दिक्कत अभी आ रही है तो करंट अफेयर मैराथन का जो वीडियो 4 वीडियो अपलोड किया गया है, तो कम से कम उसमें जो आपका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तीसरा और चौथा पार्ट संभव हो तो वो भी देख लीजिए, लेकिन अगर समयाभाव है तो पहला और दूसरा पार्ट मैराथन का ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपना नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो अपना जो नोट्स है उसका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो अब आपके पास जितना भी समय है उसमें आप मन से शांत रहिए। अपने भोजन पर, अपनी नींद पर, मन स्थिति पर आप नियंत्रण रखिए। प्रयास ये करिए कि दुनियादारी से कोई मतलब इस बीच न आने पाए। जो भी समस्याएं हैं अगर वो पोस्टपोन हो सकती हैं तो उसको पोस्टपोन कीजिए। उस पर अभी ना तो विचार करने की ज़रूरत है और ना ही अभी उस पर कोई एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है कि मैक्सिमम टाइम अब आपको अपने रिवीजन पर देना है, लेकिन बिना किसी तनाव के। कहते हैं ना कि एक कदम बस है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। पढ़ने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कोई एक क्लॉक लीजिए, उसमें 30-30 मिनट का रिवीजन शेड्यूल तय कीजिए, 30 मिनट। और इस दौरान कोई भी डिस्टर्बेंस जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, नोटिफिकेशन है, कोई बुलाता है, कुछ भी है, उससे आप अपने को दूर रखिए। डीप वर्क कीजिए और ये डीप वर्क आपको असीम शांति देगा, असीम कॉन्फिडेंस देगा। परीक्षाएं भी बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जाने वाली हैं, ये विश्वास अपने मन में आप रखिएगा। ये मॉडल पेपर नंबर 6 है। हमने प्रयास किया है कि जो ये 6 मॉडल पेपर आपको जीएस के लिए दिए गए हैं, तो इन 6 मॉडल पेपर में आपको वो सारे मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए जाएं जिससे पेपर बन सकता है। और आज ये मॉडल पेपर नंबर 6, इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को भी रखा गया है। कारण ये है कि हाल ही में कुछ ऐसे प्रश्न बने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस मॉक टेस्ट में खासियत ये है कि इसमें PYQs रखे गए हैं और PYQs और आपके सिलेबस के मुताबिक नए प्रश्न रखे गए हैं। और हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई हैं तो उन परीक्षाओं के कुछ प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण लगे हैं, तो उन प्रश्नों को भी यहाँ पर डिटेल में हल करवा दिया गया है, ताकि अगर उन प्रश्नों को तोड़ मरोड़ के भी पूछा जाए आपसे तो आप उसको सही तरीके से हल कर पाएँ। देखो, शांत रहकर धैर्य के साथ आगे बढ़िए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हारना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको डटे रहना है। और जैसे ही आप मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को मन स्थिति से तैयार कर लेते हैं, आपके अंदर असीम ऊर्जा अपने आप यूनिवर्स डाल देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये UPHESC 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम उनको नए यानी कि बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में सॉल्व करेंगे। तो जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है? जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि हर साल 22 मार्च, 22 तारीख याद रखना, 22 मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, 22 मई। ये 3 दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर परीक्षा के लिए। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो देखो क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है? जल कहाँ बरसता है? पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जब जल बरसता है तो क्या उत्पन्न होता है? जैव विविधता होती है, ठीक है। ये क्रम याद रखना। तो 22 मार्च को मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं? जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 22 अप्रैल को होता है आपका पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या होता है? जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि जैव विविधता दिवस। तो ये इसका उत्तर हो गया। और ये जो तीनों दिवस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको बिल्कुल क्रम में आप याद रखिएगा। जल, पृथ्वी, जैव विविधता, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2024 जो मनाई गई उसकी थीम क्या है?
योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, और यह थीम जैविक विविधता के संरक्षण में लोगों की भागीदारी और जिम्मेदारी पर जोर देती है। अब यहाँ पर अभी जो है 2025 आया नहीं है, तो अभी 2025 की थीम नहीं है, 2024 की थीम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो 22 मई जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब हम बात करते हैं 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस के बारे में। तो ध्यान देना, विश्व जल दिवस 2024 में इसकी थीम रही शांति के लिए जल, और 2025 में इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में ग्लेशियर संरक्षण दिवस भी घोषित किया गया था, मार्च के महीने में मनाया गया था। तो याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मनाया गया ग्लेशियर संरक्षण दिवस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ध्यान देना, 21 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व ग्लेशियर दिवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये भी याद रखिएगा। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 2024 की थीम रही थी पृथ्वी दिवस की क्या? ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ विश्व यानी कि फोर्थ वर्ल्ड शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की जाती है? ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था, 30 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी 2021 में। तो फोर्थ वर्ल्ड ये जो शब्दावली है, यह किन देशों में प्रयुक्त की जाती है? तो ये होते हैं न्यूनतम विकसित देश, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, विकल्प बी। अब रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी यूपीएससी PYQs में से लिया गया है। तो रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली जो ठंडी स्थानीय पवन है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिस्ट्रल। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, मिस्ट्रल। ठीक है, तो मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। यह जो पवन होती है ना, यह ठंडी शुष्क और तेज हवा है जो आल्प्स से निकलकर रोन घाटी के माध्यम से फ्रांस से होकर भूमध्य सागर की ओर बहती है। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो पवनें हैं जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उनको भी पढ़ लेते हैं। इनमें से एक है चिनूक। चिनूक क्या है? चिनूक हवा जो है एक स्थानीय पवन है जो विशेष रूप से राकी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। तो यह राकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर पाई जाती है। ध्यान रखना, चिनूक सर्दियों में चलने वाली गर्म हवा है, और ये बर्फ़ की दुश्मन मतलब इसे कहते हैं, क्योंकि जब ये पवन चलती है ना तो बर्फ़ पिघलने लगती है। यह एक गर्म शुष्क हवा है जो पहाड़ों से नीचे उतरते समय तापमान में अचानक से वृद्धि करती है, और इससे बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, चिनूक। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बोरा पवन के बारे में। बोरा एक ठंडी और तेज काटाबैटिक पवन है। ठीक है, जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बहती है, खासकर इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया में। यह उत्तर पूर्व से बहने वाली एक शुष्क और तेज हवा है। बोरा पवन क्या है? एक शुष्क और तेज हवा है जो अक्सर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति तक पहुंच जाती है, बहुत तेज चलती है। तो बोरा मत समझिएगा भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, बहुत तेज चलती है। इसके बाद आता है आपका ब्लिजार्ड पवन। तो ब्लिजार्ड बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक पवन होती है। इसे बर्फीला तूफान भी कहते हैं। यह हिंसक तूफान है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ उड़ती है। यह एक गंभीर हिमपात है। ब्लिजार्ड जो है यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में आती है, ब्लिजार्ड पवन। इसके अलावा देखेंगे तो एक फान वायु भी होती है। यह अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है जो पर्वतीय ढाल से नीचे उतरती है और घाटी में तापमान को बढ़ा देती है। और सिराको क्या है? यह भूमध्य सागर से आने वाली एक गर्म और आर्द्र हवा है जो उत्तर अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में वर्षा लाती है। एक और है जोंडा पवन। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहने वाली यह शुष्क हवा है। तो जोंडा पवन क्या है? एक शुष्क हवा है। यह फान पवन का क्षेत्रीय शब्द है। जोंडा पवन ध्रुवीय समुद्री हवा से आती है और शिखर से उतरने पर क्या होती है? शिखर से उतरने पर सभी पवनें गर्म होती हैं, ये भी गर्म हो जाती है। यह अक्सर धूल लेकर चलती है। तो देखो यहाँ से ना प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है,
और पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन सा है। सबसे संपन्न क्षेत्र पूछ रहे हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है। ये भी प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, तो आपको पता ही ये है आपका वेस्टर्न घाट, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को माना जाता है। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है, जिसमें कई स्थानिक पौधे और जानवर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट को दुनिया के 8 जैव विविधता हॉट स्पॉट में एक माना जाता है। दुनिया में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, उनकी संख्या है 8, जिनमें पश्चिमी घाट भी शामिल है। ध्यान रखिएगा एक बात और कि भारत में अन्य महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडालैंड शामिल हैं। कौन कौन से? तो भारत में जो अन्य महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, इनमें हिमालय है, इंडो बर्मा और सुंडालैंड शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच कराना था। विटीकल्चर को मैच कराना है आपको। विटीकल्चर आपको पता है ना, विटीकल्चर क्या होती है? अंगूर की खेती होती है। ठीक है, और वेजिकल्चर, वेज मतलब सब्जियां, ठीक है, सब्जियों की खेती। पीसी कल्चर क्या होता है? यह होता है मछली पालन। ठीक है, और ओलेरी कल्चर वृक्षों की खेती। तो इस प्रकार से आप इसको मैच करा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो आप देख रहे हैं ना, इसको कैसे लिखेंगे आप? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, IIEE, ये कहाँ पर स्थित है? ND, यानी कि नई दिल्ली में यह स्थित है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी संस्थाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। एक बार आइए उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि CSC के बारे में अक्सर आपने देखा होगा प्रश्न। तो CSC यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में मिलेगा। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, कई बार लोग ना ये मान चलते हैं कि ये हिमालय जुड़ा हुआ है तो हिमाचल मार देते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, यानी कि ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, ZSI और BSI यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? WII। तो WII जो है यह देहरादून में स्थित है। इस पर भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर से इसी परीक्षा में जो कि आप देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको नीरी के नाम जानते हैं। नीरी का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? नागपुर में। बहुधा ये प्रश्न रिपीट होता रहता है, अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको पता है? तो जो भी राज्य हैं उनमें झारखंड शामिल है या नहीं? झारखंड कर्क रेखा पर ही है। ठीक है, मतलब जो कर्क रेखा है झारखंड से होकर गुजरती है। मिजोरम ये भी गुजरता है, जो कर्क रेखा मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। अब एक ही विकल्प बचा हुआ है, मणिपुर। तो यही हमारा उत्तर है, विकल्प डी हमारा उत्तर है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखो ये मैप मैंने यहाँ पर लगाया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। ये है आपकी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या होता है? ये धरती हो गई, इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री ऊपर की ये रेखा है। ठीक है, इस पर भारत के सबसे पहला राज्य है गुजरात स्थित है। आप देख रहे हैं, देखते रहना, आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्थित है, गुजरात है, ये देखो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद क्या है? देखो ये है आपका झारखंड, बिहार इसमें नहीं है, यूपी इसमें नहीं है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश से भी होकर गुजर रही है, लेकिन त्रिपुरा भी आ रहा है और मिजोरम भी आ रहा है। मणिपुर देखो यहाँ पर है ना, तो
तो आप जानते हो ना कि जो मैप होता है ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, तो ये उत्तर में स्थित है आपका मणिपुर। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, मतलब काफ़ी जो है अमीर राज्य है, लेकिन लिंगानुपात में बहुत गरीब है। तो ये 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें हरियाणा के बारे में बात कहा गया था, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। और हरियाणा में जो प्रति 1000 पुरुष हैं उन पर महिलाओं की संख्या मात्र 879 है, 879। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्या है। आपको पता ही है ना कि पृथ्वी हो गई, इसके ऊपर वायुमंडल की परतें होती हैं। तो कई बार ना इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और कई बार ये प्रश्न आता है कि ओजोन परत जो है वो किस वायुमंडल की परत में स्थित है। जो ओजोन मंडल है वो कहाँ पर पाई जाती है, किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। लोग इसका भी उत्तर ना सही से नहीं दे पाते हैं। तो मैं तो कई बार पढ़ा चुका हूँ, आपको पता होगा। अच्छा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ओजोन परत है वो किस वायुमंडल की परत में पाई जाती है। फिलहाल यहाँ पर ये है प्रश्न कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत कौन सी है। ये जो सबसे निकट है इसका नाम क्या है। तो देखो ये है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल सबसे बाहर हो जाएगा, और ये जो होता है ना क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, यही सबसे निकट में आता है। ये फ़ोटो देख लो, क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ये देखो, थोड़ा जूम कर लें ताकि अच्छे से मैं आपको दिखा सकूं। देखो ये हो गई हमारी पृथ्वी। सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर, दैट इज क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। फिर आता है मध्य मंडल, मेसोस्फियर। फिर उससे ऊपर आएगा थर्मोस्फियर, और सबसे ऊपर आएगा एक्सोस्फियर। अगर इसको याद रखना हो क्रम से तो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे बताओ। तो सबसे पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल आएगा, उससे ऊपर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। फिर आएगा आपको मध्य मंडल, मेसोस्फियर। फिर आएगा आपका थर्मोस्फियर, और फिर आएगा आपका एक्सोस्फियर, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से याद कर लेंगे, TSMTX। एक्सो को एक्स से डिनोट कर लेते हैं, TSMTX। ये याद रखोगे ना, आपको कोई भूलेगा नहीं। T फॉर ट्रोपोस्फियर, S फॉर स्ट्रेटोस्फियर, M फॉर मेसो, T फॉर थर्मो एंड X फॉर एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखना, 5 लेयर होती है, और सबसे निकट जो है वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब ये जो प्रश्न है ना, ये आपका जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट है। कारण क्या है, कारण ये है कि ये आपका जो प्रश्न है ये रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित है। प्रश्न क्या है, रैंडमाइजेशन यानी कि यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था स्तरित न्यायादर्श में, सौदेश न्यायादर्श में, बहुस्तर न्यायादर्श में, या फिर व्यवस्थित न्यायादर्श। ये सैम्पलिंग होता है, इसका मतलब न्यायादर्श मतलब सैम्पलिंग। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है तो ये होगा सौदेश न्यायादर्श। ये आपका विकल्प बी यहाँ पर सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आईसीटी का ये प्रश्न है कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अगर आप लगातार क्लास कर रहे हैं तो मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि यहाँ पर पढ़ाई ना गई हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बिट होती है, बिट होती है। फिर 8 जो बिट्स होती है, 8 बिट मिलके 1 बाइट बनती है, ठीक है, BYT। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, बिट हो गई। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर IP का मतलब क्या होता है। इंटरनेट में IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, तो देखो ये डेटा को पैकेट में विभाजित करता है। प्रत्येक पैकेट को एक अद्वितीय IP एड्रेस दिया जाता है, और फिर नेटवर्क के माध्यम से डेटा को सही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए इनकी रूटिंग की जाती है, ठीक है। ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क क्या है। यह आंतरिक भंडारण डिवाइस है, ये काम कर ही नहीं सकता है। और ये कह रहे हैं कि यह भंडारण डिवाइस नहीं है, तो ये भी गलत है। ए और बी दोनों सही है, मतलब ये आंतरिक भी है बाहरी भी है, तो ये भी नहीं है। तो जो ये आपका ब्लू रे डिस्क होता है यह बाहरी भंडारण डिवाइस होता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब जो आगे के प्रश्न हैं, ये प्रश्न हाल ही की कुछ परीक्षाओं में पूछे गए थे। अभी UP SSSC ने जो परीक्षा करवाई थी, देखो क्या होता है ना, कई बार जब एग्ज़ामिनर
प्रश्नों को सेट करता है ना, वो हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं के पेपर को देखता ज़रूर होगा। मान लेते हैं कि आप ही अगर मान लो पेपर सेट करने बैठोगे तो कैसे करोगे, तो उसकी साइकोलॉजी होती है। और कभी कभी तो कुछ प्रश्न उसे इतने महत्वपूर्ण लगते हैं कि वो एग्ज़ाम में रख दी जाते हैं। अब ये जो प्रश्न मैंने बाकी लिए हुए हैं या UPSSC की जो भी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं वहाँ से लिए गए हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ICT के प्रश्न हैं और GS के प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। तो डिजिटल वॉलेट आप इस्तेमाल करते होंगे कई बार वॉलेट, तो डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कारण बता रहे हैं कि डिजिटल वॉलेट लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका जो उत्तर दिया गया है यहाँ पर विकल्प C, ये आपका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है, ये तो सही बात है। VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करता है, ये बात सही है। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं तो आपके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो कथन सही है, कारण सही है, कारण कथन की व्याख्या है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की विकल्प है शिल्प, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, पूछा गया था कि आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण के लिए आजकल फ्लैश मेमोरी प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प B आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अब यहाँ पर देखेंगे ना, सोशल मीडिया साइट्स के नाम दिए गए हैं और आपको मैच कराना है कि कौन सी मीडिया साइट जो है क्या काम करती है। लिंक्डइन आपने सुना होगा, प्रोफेशनल्स नेटवर्किंग है, तो ये आपका पहला विकल्प ही आपका यहाँ पर सही है। ट्विटर का आप जानते होंगे, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट होती है ट्विटर, जिसको आप एक्स कहते हैं। एलन मस्क इसके मालिक हैं। ई-संजीवनी क्या है? यह टेली मेडिसिन इनिशिएटिव है फॉर रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज, सही है। और MyGov, माई गवर्नमेंट, ये क्या है? यह क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है फॉर सिटीजन एंगेजमेंट इन गवर्नेंस या गवर्नमेंट, जो भी कहें आप, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सीधे सीधे आपका मैच हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? तो गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र है उसी को कहते हैं दोआब। आसान सा प्रश्न पूछा गया था। तो देखो, उत्तर प्रदेश का दोआब गंगा और यमुना नदियों के बीच आता है। यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से लेकर इलाहाबाद में दोनों नदियों के संगम स्थल तक फैला हुआ है। इसे गंगा यमुना दोआब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोआब पूछा गया था, गंगा यमुना दोआब याद होगा तो उत्तर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विकल्प इसका ए बिल्कुल सही है। 23 सितंबर 1887 का अधिनियम जो था 18 वाला, इसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887। एक विधायी अधिनियम, संसद अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो वर्तमान समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या एक राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? और एक बात और भी बताना कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कार्यरत हैं, बताना। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। हल्के में मत लेना, थोड़ा सा गूगल कर लेना। आपको बस गूगल खोल के प्रश्न लिख देना है कि यूपी में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा और उसे यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया? ये प्रश्न भी आ गया था एग्जाम में। तो देखो, ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर होगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980, ये इसका उत्तर है। विकल्प C बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुआ था और यह 25 अगस्त 1980 को स्थापित किया गया था। मुख्य उद्देश्य राज्य में ताप विद्युत गृहों का निर्माण करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? चरकुला नृत्य की विशेषता पूछ रहे हैं।
हाथियों के साथ प्रदर्शन, रंगीन रिबन पकड़कर एक घेरे में नृत्य, तलवारों के साथ नृत्य, कोई नहीं। सही जवाब किसका क्या है? सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो चरकुला जो है यह यूपी के ब्रज क्षेत्र का एक लोक नृत्य है और इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बड़े लकड़ी के पिरामिडों पर 108 जलते दीपक रखकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य कृष्ण भक्ति गीतों पर किया जाता है। इसे चौलर भी कहा जाता है, चौलर डांस। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? तो ये सोहर है, आप जानते ही होंगे, सोहर गाया जाता है यूपी में। अगला क्वेश्चन था कि किस वर्ष किशुनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? तो 1972 में किया गया था, विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। अब बात करेंगे किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1972 में इसे घोषित किया गया था। यह अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, दुधवा टाइगर रिजर्व। और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। यह 227 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा भी है। अगला क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, अब देखो ऐसे ऐसे प्रश्न भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से स्टार्ट होता है, फिर चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है, आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आके ख़त्म हो गया। कहाँ से? मुरादाबाद से शुरू होता है, आगरा में आके ख़त्म होता है, मुरादाबाद में NH9 के पास से, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? NH44 में। तो ये है आपका NH509, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। NH509 है जो कि मुरादाबाद से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? यह आगरा तक जाता है, NH509। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद होंगी। इसकी लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो यह चंद्रप्रभा है, यानी कि विकल्प ए सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें लगभग 78 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो शामिल है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UPRRDA का फुल फॉर्म क्या है? UPRRDA का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखो इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन भी आया था कि सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP और UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से, ये देखो FFDC कहाँ पर है? तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो फिलहाल तो ये कन्नौज में स्थित है, कन्नौज जिसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है। तो ये जो है ना पूछ रहे हैं कि किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? 89 में, 95 में, 87 में, 2000 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देना कि इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। अब यहाँ पर जो विकल्प है उसमें तो 91 है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका बिल्कुल सही डेटा है। द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1991। ये कन्नौज में स्थित है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान करना, स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता, या फिर 14 से 35 वर्ग की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना? ये आपका यहाँ पर सही है, विकल्प डी उत्तर होगा। कौशल विकास पहल 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो यूपी के थे और उन्होंने किताब लिखा था आखिरी कलाम और पद्मावत। तो प्रश्न आसान है, पद्मावत काफ़ी चर्चा में रहा था जब मूवी बनी थी, तो उस समय इसकी चर्चा बहुत हुई थी। आपको पता ही है इसके लेखक होंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम और पद्मावत इनकी दो मुख्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो यूपी का जो जनघनत्व था वो 829 था, 829, और भारत का कितना था उसमें, 382 था, और सर्वाधिक जो जनघनत्व था वो बिहार का था, 1106। ये तीनों चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्न में कौन सा गलत है। स्तूप का आधार, जो आधार व्यास है वो 28 मीटर और ऊंचाई जो है 43.6 मीटर है, करेक्ट है, ये सही है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि धमेक स्तूप के बारे में जो गलत है उसको बताओ। देखेंगे क्या गलत है। पहला तो सही निकला। दूसरा है निचले हिस्से के सामने पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी है, ये भी सही है। इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था, ये भी सही है। स्तूप हिरण पार्क यानी कि ऋषि पत्तन में स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी सही है। तो भाई साहब गलत तो कोई नहीं निकला, तो हम क्या उत्तर देंगे, उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, यानी कि विकल्प ई को हम उत्तर चुनेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है। तो माता टीला बांध ललितपुर में स्थित है और ये बेतवा नदी पर बना है, विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये बांध बना था कब, 1958 में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, देखो ये प्रश्न रामायण से संबंधित है, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर समझ पाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से हुआ था। दशरथ से हुआ था, भीमसेन से हुआ था। अब देखो आसान हो गया ना, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन था आपको, ठीक है। माया की बेटी मंदोदरी ये नहीं लिखा गया होता ना, बस मंदोदरी हटा दिए होते ना, पूछ लिए होते कि माया की बेटी का विवाह रामायण के किस व्यक्ति से हुआ था, लोग कंफ्यूज हो जाते। और यहाँ पर तो बस मंदोदरी दे दिया था, तो सिंपल है, रावण, इसका उत्तर मिल गया आपको, ठीक है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, पता चलेगा कि आप कितने तैयार हो गए हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, बताओ कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये हैं आपके जो हैं विकल्प, थारू, बुक्सा, खैरवार, अहरिया। सारी जनजातियाँ यूपी की हैं, सबसे बड़ी वाली आपको बता देना है। और देखो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, आज के टेस्ट के बारे में आपकी राय साधारण आमंत्रित है। अगर मुझे लगेगा ना कि एक दो टॉपिक और इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लेना। वैसे अगर आपको लग रहा हो ना कि एक दो टॉपिक कोई छूटा हुआ है जो कि महत्वपूर्ण है, वो पढ़ाया नहीं गया, तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर छोटे छोटे नोट्स आपको बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसका भी रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़िए, शांत मन से अपना ख्याल रखिए, और ध्यान दीजिएगा कि आपकी क्षमता से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती है, बशर्ते कि आप मन में ठान लें। अभी भी जितना समय है आप रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में शामिल हुई। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब कुछ याद रखे हुए है, ज़रूरत पर आपको आपकी कला याद आ जाएगी, आपको तथ्य याद आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स लगे रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।